बहुत मजा आ रही है यहाँ पर। हाँ या ना? बहुत मजा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में मेरे दोस्त। बहुत अच्छे से मजा आएगा आपको। चलिए देखिए, पहले तो हम बात करते हैं भाई ये कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है। कूलम्ब्स लॉ ये आपने बार बार पढ़ के भाई पक गए हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में, आपको कैसे पता है? आई नो इट। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जब दो चार्जेस को मैं कहीं भी रखूं, जब मैं दो चार्जेस को एक दूसरे के सामने रखूं तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, हाँ या ना? और उसी फोर्स के बीच के रिलेशन को हम कूलम्ब्स लॉ के द्वारा डिफाइन करते हैं, हाँ या ना? लेकिन वहां पर ये जो कांस्टेंट के है, वहां पर ये जो कांस्टेंट के है, उसको मैंने कहा तुम थोड़ा सा और खुलो, तो उसने कहा कि हम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला सर? ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। तो ये है क्या जी? ये है क्या एप्सिलॉन नॉट? इसी के ऊपर तो सारी चर्चा करेंगे अभी महाराज। एप्सिलॉन नॉट जो है वो बेसिकली है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओ माय गॉड, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है एप्सिलॉन नॉट। है क्या? जैसे जानिए परमिटिविटी कहां से ये चीज आ गया। अब समझिए परमिटिविटी का मतलब। परमिटिविटी वर्ड देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं परमिट कहीं से मिल रहा है, परमिशन कहीं से मिल रहा है, हाँ या ना? तो उसको समझा जाए अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ठीक है? दो अलग अलग चार्जेस हैं। उन दोनों चार्जेस को लेकर मैंने किसी मीडियम के अंदर डुबो दिया। मान लीजिए केरोसिन ऑयल के अंदर डिबो दिया, पानी के अंदर डिबो दिया, ठीक है? तो बस समझने के लिए मैं आपको ऐसे दर्शा रहा हूं कि भाई यहां पर मीडियम है। तो क्या चाचा जान, यहां पर मीडियम नहीं है, यहां पर मीडियम नहीं, यहां पर भी मीडियम है भाई। लेकिन अभी समझ रहे हैं, बेसिक फेज में बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास मैं करना चाहता हूं। तो मैंने जब किसी मीडियम के अंदर इन्हें लाकर डिबो दिया, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा? हाँ सर, ये तो कूलम्ब्स लॉ में बता रहे हैं। लेकिन क्या आप ये भी समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, तो मीडियम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस पॉजिटिव चार्ज के प्रति आकर्षित होंगे और यहां पर एक्यूमुलेट होकर यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बना देंगे। और यहां पर जो कर्नल्स एक्सपोज हो जाएंगे तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? यस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरप्शन होगा, हाँ या ना? ये दोनों एक दूसरे से इंटरप्ट करेंगे, हाँ या ना? और ये भी एक दूसरे के साथ इंटरप्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई साहब बात विचार तो होगा ही होगा। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस को जब मैं किसी मीडियम में नहीं रख रहा था, यानी किसी वैक्यूम में रख रहा था, तो उन दोनों में जो फोर्स लग रहा था, वो फोर्स जब मैंने इन दोनों को किसी मीडियम के अंदर डुबो दिया तो वो फोर्स कम हो जाएगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? जितना फोर्स इन दोनों के बीच में वैक्यूम में लग रहा था उतना फोर्स अब नहीं लगेगा जब मैं इन्हें किसी मीडियम के अंदर डुबो दूंगा। क्यों? क्योंकि मीडियम के जो चार्जेस हैं वो इन दोनों के फोर्सेस को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिसरप्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो सर यहां से परमिटिविटी कहां से आ रही है? यहीं से आ रही है। परमिटिविटी का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि मीडियम अपने चार्जेस को कितना परमिशन दे रहा है। परमिट यानी परमिशन। तो मीडियम अपने चार्जेस को कितना परमिशन दे रहा है कि जाओ और दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को डिसरप्ट कर दो या खत्म कर दो। इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं कि परमिशन, अरे भाई ये क्या, कि परमिशन ग्रांटेड by medium to its charges. Permission granted by the medium to its charges to disrupt. Disrupt का मतलब क्या हुआ? Reduce. To disrupt or reduce the force between them, यानी between the two charges. ये है परमिटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपके दिमाग में शैतानी भरी होगी भाई साहब,
कंफ्यूजन आएगा कि परमिटिविटी का तो मतलब समझ में आएगा, ये फ्री स्पेस बड़ा खड़ रहा है महाराज। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, हाँ या ना? वैक्यूम का मतलब मुझे किसी ने क्लास 1 में ही बता दिया था कि वहां पर कोई मीडियम नहीं होता जनाब। मीडियम नहीं होता तो मीडियम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स नहीं होंगे, यानी कोई चार्ज कहां से होगा भाई? कोई चार्ज भी तो नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? मीडियम के अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा, हाँ या ना? ये बदल देते हैं, मीडियम के अंदर, सॉरी वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं, मीडियम के अंदर कोई चार्ज नहीं, तो यहां से परमिटिविटी कहां से आ रही है इसे जनाब? मेरे दिमाग में तो पहली बार ये कंफ्यूजन आया था कि परमिटिविटी तो जीरो हो जानी चाहिए, हाँ या ना? हाँ भाई, अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो परमिशन दोगे किसे? परमिशन दोगे नहीं तो परमिटिविटी जीरो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई आप खुद दिमाग लगाए कि अगर परमिटिविटी जीरो हो गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जीरो होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो फोर्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या ऐसा असलियत में होता है? नहीं होता सर। जब किसी दो चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच का फोर्स इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट ही होता है। मतलब कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि जो भी फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है वैक्यूम में, उसको हमने एक बेस फोर्स का नाम रख दिया। मान लीजिए वो 5 न्यूटन 6 न्यूटन कुछ आ रहा है। जो भी फोर्स लगता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, उसको हमने बेस फोर्स का नाम रख दिया कि भाई ये बेस फोर्स लग रहा है, और उसके हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंटली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू निकाली, और उसकी वैल्यू आई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इन का -1 मीटर -1 कुलम का 1 शायद होगा, या स्क्वायर, शायद कुलम का स्क्वायर, हाँ या ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? अब कई लोगों के दिमाग में अखड़ता है कि ये वैल्यू आया कहां से। खैर मैंने भी थोड़ा सा, मेरे अंदर भी अखड़ा था, तो मैंने सर्च किया कि इसकी वैल्यू आई कहां से। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये वो बताती है कि जब किसी वैक्यूम में हम दो चार्जेस को रखें तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन लाइंस की वैल्यू ये है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी भाई साहब जरूरी होनी चाहिए, हाँ या ना? तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मोटा मोटा ज्ञान। अब आपके दिमाग में भाई साहब खुजली उठेगी कि परमिटिविटी तो डिफाइंड है मीडियम के चलते, हाँ या ना? परमिटिविटी जो है वो डिफाइंड है मीडियम के चलते, यानी जहां भी मीडियम आएगा वहां परमिटिविटी की कॉन्सेप्ट आनी ही आनी है। अरे भाई समझ नहीं रहे हो? मीडियम तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं भाई, कभी केरोसिन ऑयल हो सकता है, कभी पानी हो सकता है, कभी कोई सॉलिड हो सकता है, कभी कोई फ्लूइड हो सकता है, कभी कोई गैस हो सकता है, यानी अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी है। तो क्या आप परमिटिविटी याद करोगे? तो क्या परमिटिविटी याद करोगे हर एक मीडियम की? नहीं। तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी का, वहां से कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव परमिटिविटी का, हाँ या ना? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी हमने एक याद कर लिया कि भाई साहब वैक्यूम में परमिटिविटी क्या है, और उस वैल्यू से बाकी सारी मीडियम की हम परमिटिविटी निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी के बराबर है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने सुना होगा ना, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? अरे भाई सुना था। क्या आपको हर एक पार्टिकल की डेंसिटी याद है? नहीं, हमने तो केवल वाटर की याद करी थी, 1000 किलोग्राम पर ml, हाँ या ना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हाँ या ना? तो वो क्या कहता है रिलेटिव डेंसिटी? क्या कहता है कि किस डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई आपको रिलेटिव डेंसिटी किसी भी बॉडी की निकालनी है, किसी डेंसिटी किसी बॉडी को अगर दे रखी है, तो उसकी एक्चुअल डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कितना वेरी करता है, पानी की डेंसिटी से कितना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी की डेंसिटी आगे मान लीजिए 13.6 करीब, उसको हम डिवाइड कर देंगे वाटर के साथ 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा उसकी डेंसिटी भाई आराम से, रिलेटिव डेंसिटी, हाँ या ना? ठीक है? अरे समझ रहे हो मेरे जनाब? मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया बेसिकली। जैसे हमने सुना हुआ था कि मर्क्यूरी की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो
करीब होती है, आई गेस 13, हाँ या ना, 13.6 ही होती है। रिलेटिव डेंसिटी जो मर्क्यूरी की है वो 13.6 होती है। अब मुझे डेंसिटी निकालनी है मर्क्यूरी की, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है भाई साहब? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको मर्क्यूरी की डेंसिटी मिल जाएगी 13.6 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मैंने ऐसे ही बता दिया बस कैजुअली आपको समझाने के लिए कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट यहां से आया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी वाली एकदम वही चीज है। हमने एक का याद कर लिया, बाकी सारा आप आराम से अपने हिसाब से निकाल लोगे। जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसी को ना बेसिकली हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही चीज है रिलेटिव परमिटिविटी, जो आप बोलते रहते हैं, फैंसी लैंग्वेज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे किसी भी मीडियम की आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो बेसिकली उस मीडियम की जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से दिखा रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और ये डेफिनेशन ही खुद बहुत बड़ी चीज कहता है, ये फॉर्मूले बड़ी चीज कह रहा है कि किसी भी मीडियम की अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है। समझ रहे हो? जैसे कि पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, जिसे हम K से डिफाइन करते हैं, पानी की जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो 82 आती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि पानी का जो पानी की जो परमिटिविटी है, वाटर की जो परमिटिविटी है, वो 82 टाइम्स ज्यादा है वैक्यूम की परमिटिविटी से। इसको आप समझिए एक बार, ठीक है? मैं आपको फील करवा रहा हूं वो चीज कि ये कहना क्या चाहता है। लोग आगे भाग जाएंगे इसे पता करें, लेकिन ये कहना क्या चाहता है कि जब किसी दो चार्जेस को हम वैक्यूम में रखें, शब्दों पर एकदम ध्यान दें, जब किसी दो चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स आता है, आया ना? उन्हीं दो चार्जेस को लेकर जब मैं पानी के अंदर डुबो दूं, अरे भाई फिर से, जब किन्हीं दो चार्जेस को हम लेकर किसी वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच की कुछ परमिटिविटी और फ्री स्पेस होता है जो हमें वैल्यू पता है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि जब उस दो पार्टिकल को हम लेकर पानी के अंदर डुबोएंगे तो वहां पर परमिटिविटी आएगी, यानी वहां का जो मीडियम है वो उनके बीच के फोर्स को कम करेगा। कितना कम करेगा भाई? तो 82 टाइम्स कम करेगा, हाँ या ना? या फिर आप कह सकते हो कि इसकी जो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से 82 टाइम्स ज्यादा है। ये जो पानी है वो जो अपने चार्जेस को 82 टाइम्स ज्यादा परमिशन देगा दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कम करने के लिए, बेशर्ते जितना वैक्यूम अपने चार्जेस को दे रहा था, क्योंकि उसके पास तो चार्ज ही नहीं थे। मैं बस समझा रहा हूं आपको, ठीक है? थोड़ा आसान हो जाए, हाँ या ना? अब जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर हमारे लिए 82 आ गया, ठीक? हाँ या ना? क्या आप समझ रहे हो? तो अगर मैंने पूछा कि पानी की एक्चुअल परमिटिविटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 82 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी वाटर की परमिटिविटी ये है। तो बस आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे जाएगी और आप आराम से किसी के भी परमिटिविटी निकाल लोगे। ये आराम से हमने बात कर ली एक टू। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रहना है भाई, ये याद कर लो, बार बार आ सकता है, ठीक है? अब हम क्या देखने वाले हैं? अब थोड़ा सा एक बेसिक सी एक ज्ञान की बात, जैसे कि छोटी सी ज्ञान की बात है कि जब भी आपको दो नेगेटिव चार्ज दिखें या फिर दो पॉजिटिव चार्ज दिखें, हाँ या ना? दो नेगेटिव चार्ज दिखें या दो पॉजिटिव चार्ज दिखें, तो फोर्स जो है वो दोनों में ही पॉजिटिव ही आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक बार ट्राई करिए। Q1 क्या है? नेगेटिव। Q1 Q2 अपॉन R² क्या आ गया? पॉजिटिव।
और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो क्या आप ये भी समझ पा रहे हो कि जो लाइक चार्जेस होंगे, पॉइंट लाइक चार्जेस, वो हरदम रिपेल करेंगे, हाँ या ना? वो हरदम रिपेल करेंगे। तो जब वो रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो यही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी फोर्स पॉजिटिव आए यानी वहां पर आएगा रिपल्शन, हाँ या ना? वहां पर आएगा रिपल्शन। और वहीं दो अनलाइक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनकी जो फोर्स है वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो फोर्स हमारा आएगा नेगेटिव, हाँ या ना? और जहां भी फोर्स नेगेटिव आएगा तो क्या आप समझ पा रहे हो कि वहां पर होगा अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। यही बस मैं बताना चाहता हूं। अब सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद कर लो यार, खून में बसा लीजिए कि जब भी फोर्स पॉजिटिव है तो दूर भागेगा, और जब भी फोर्स नेगेटिव है तो पास लाएगा, पास लाएगा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। और क्या मैं बताना चाहता हूं? ओके, और मैं क्या बताना चाहता हूं? सिंपल सी एक बात है, जैसे कि कोई एक 2 कूलम किसी के ऊपर चार्ज है और किसी के ऊपर मान लीजिए -8 कूलम चार्ज है, और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस आ रहे हैं, हाँ या ना? कुछ डिस्टेंस आ रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स निकालना होगा ना, फोर्स की वैल्यू, तो एक तो आपको डायरेक्शन बताना होता है कि भाई इनका डायरेक्शन कैसे है। तो क्या आप समझ पा रही हो? पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा और दोनों बराबर होंगे, दोनों फोर्स बराबर होंगे, बस डायरेक्शन अलग होगा। तो फोर्स किसके बराबर होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब कई लोगों को बीच में हार्ट अटैक आ रही है कि ये माइनस आपने छुपा लिया क्या? अरे भाई मैंने पहले ही बता दिया, दिखा दिया है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, ये फोर्स की मैं वैल्यू लिख रहा हूं। तो जब आप फोर्स की वैल्यू लिखो तो वहां पर प्लस माइनस मत डालो, क्योंकि ये जो फोर्स की वैल्यू है वो दोनों के लिए बराबर होगी। अब बस प्लस और माइनस का मतलब क्या होगा मैं पहले ही बता रहा हूं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहां पर प्लस या माइनस आएगा इसका मतलब केवल और केवल ये है कि वो प्लस है यानी दूर भाग रहा है, रिपल्शन की बात हो रही है, और माइनस है यानी अट्रैक्शन की बात हो रही है वहां पर। ये हरदम आपको ध्यान में रखना है। बार बार वो कंफ्यूजन आपको पैदा होगा, लेकिन हरदम ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक रिलेशन की बात करने वाले हैं, आप खुश हो जाइए, हाँ है ना? तो रिलेशन की बात ऐसे ही करने वाले हैं कि फोर्स जो मीडियम में लगेगा और फोर्स जो वैक्यूम में लगेगा, उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहना चाहता है। सर उनके संबंध के बारे में हम क्यों जाने? अरे जान लीजिए, IIT फोड़ना है तो वो भी जानना पड़ेगा, हाँ या ना? सिर्फ खुद के रिलेशंस के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जब दो चार्जेस को, मान लीजिए Q1 और Q2 बस लिखता हूँ मैं, दो चार्जेस को जब मैं किसी वैक्यूम में लेकर आया तो उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी है R, हाँ या ना? इन्हीं दो फोर चार्जेस को मैंने क्या कर दिया? किसी मीडियम के अंदर डुबो दिया। तो अब इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा? तो आपने बोला कि K डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने बोला K को खोल, मैंने बोला K को खोल, तो उसने बोला 1/4 पाई। ये जो है वो होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि ये वैक्यूम की बात हो रही है, हाँ या ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हाँ या ना? वही इसको जब मैं खोलूंगा तो ये बोलेगा 1/4 पाई, बस ये आएगा जी, ये बस परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आएगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, आया ना? तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने बोला ध्यान से देख, इसकी जो है एक रिलेटिव परमिटिविटी मैंने K डिफाइन कर दी है कि इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो K है, ठीक है? इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या है? K है, हाँ या ना? तो मैंने कहा ये जो K है वो किसके बराबर होता है? उस मीडियम की जो परमिटिविटी है डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उस मीडियम की जो परमिटिविटी है डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ या ना? तो मैंने कहा कि 1/4 पाई आपको ये अगर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? तो उसने बोला K इंटू E0 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना?
के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिखा कि ये इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना भाई जनाब। इसको मैं हटा ही दूं तो बेहतर है, इसको मैं हटा ही दूं तो बेहतर है, बस यहां पर लिख लो भाई। हाँ, के से कंफ्यूजन होगा। के बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही। तो 1/4 पाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 अपन R²। अब मैंने बोला इसे ध्यान से देख, अब मैंने बोला इसे ध्यान से देख, मतलब ठीक है देख तो रहे हैं। अब मैंने बोला इसे ध्यान से देख, मतलब ओहो ओहो, अगर इसकी वैल्यू फोर्स है तो इसकी वैल्यू फोर्स इन मीडियम जो है ना और फोर्स इन वैक्यूम जो है, तो फोर्स इन मीडियम जो है ना वो देखना, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या है, F है, तो वो डिवाइडेड बाई K हो जाएगा, हाँ या ना। यही बस इसे याद रख लो, बाकी सारा भूल जाओ। ये आपको याद करवाने के लिए मैं चेष्टा कर रहा था कि किसी मीडियम में जो फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच, दो चार्जेस के बीच, जो मीडियम में जितना फोर्स लगेगा वो बेसिकली जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उसका 1/K टाइम्स है। वही मैंने पिछले बार आपको हिंट कर दिया था कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि भाई वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है अगर वो 82 है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 82 है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स उन दोनों के बीच में जो वैक्यूम में लग रहा था अगर वो F है तो वो 82 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा अगर आप किसी मीडियम में लेके आ जाओगे, और वो ये चीज़ बता रहा है। इसको याद कर लो, खून में बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो फोर्स किसी भी मीडियम में, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। लिख लिया भाई साहब, इसे छाप लीजिए बहुत अच्छे से। अब और क्या बात करें हम, अब और क्या बात करें। अच्छा, आपने कहीं ना कहीं एक चीज सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। केमिस्ट्री में सुना होगा, ये केमिस्ट्री की ऐसी की तैसी करते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। केमिस्ट्री जो इंडिपेंडेंटली चलते हैं, अब वहां से बात क्लियर हो जाएगी भाई साहब केमिस्ट्री को भी फिजिक्स से चला रहे। कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है NaCl करके कोई एक चीज, हाँ या ना। NaCl होता है बॉन्डेड होता है, हाँ या ना। इसको अगर NaCl को लेकर मैं किसी मीडियम के अंदर डुबो दूं, मान लीजिए पानी के अंदर डुबो दिया, हाँ या ना। क्या कर दिया, ये है पानी, तो पानी के अंदर मैंने इसे डुबो दिया। मैंने कहा भाई Na के पास जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। भाई ऐसा तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, हाँ या ना। अब इसके पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या ये वही चीज आ गया कि वो पॉजिटिव वाला आयन और ये नेगेटिव वाला आयन बन रहा है धीरे धीरे, और इसके बीच में जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली पॉजिटिव नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन जहां से भागेंगे कर्नल से एक्सपोज हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये वही चीज बोल रहा हूं जब मैंने परमिटिविटी आपको समझाई थी। अरे भाई किन्हीं दो चार्जेस को लेकर किसी मीडियम के अंदर डुबो दो, तो मीडियम अपने चार्जेस को बोलेगा कि जाओ और इन दोनों के फोर्स को डिस्टर्ब कर दो। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा भाई साहब, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरप्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरप्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 82 टाइम्स कम होगा, क्योंकि दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स था नॉर्मली वो 82 टाइम्स कम हो जाएगा, उसीलिए ये टूट जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। उसीलिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन वहीं अगर NaCl को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं ना जनाब, तो कोई मीडियम अपने चार्जेस को भेजता ही नहीं, क्योंकि मीडियम के अंदर कोई चार्जेस ही नहीं होते। तो भाई डिसॉल्व कौन करवाएगा? इन दोनों के फोर्स के बीच को कम कौन करेगा? वही बात है। आगे बात समझ में आया ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। मैंने वाटर की जैसे आपको परमिटिविटी बोली कि वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 82 है, वैसे ही किसी भी कंडक्टर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होती, और मैं आपको समझाऊंगा कैसे हुआ ये। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये इसका मतलब क्या हुआ। कैसे तो नहीं बता सकता, इसका मतलब क्या हुआ मैं ये बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q1,
और ये कोई कंडक्टर है और ये कोई चार्ज है Q2, हाँ या ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री वाले इधर की तरफ आ जाएंगे और कर्नल्स यहाँ पर एक्सपोज्ड हो जाएंगे, हाँ या ना, कर्नल्स यहाँ पर एक्सपोज्ड हो जाएंगे। कई लोग समझते हैं कि पॉजिटिव वहाँ जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा भाई साहब, कर्नल्स एक्सपोज हो जाएंगे। कर्नल्स का मतलब ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वो भाग जाएंगे, तो नेट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर बन जाएगा। कंडक्टर्स के केस में बेसिकली होता कुछ ऐसा है ना कि सारा का सारा यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव वाले को पचा जाता है, खखोर खखोर के बात विचार कर करके फंसा लेता है अपने झांसे में, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, हाँ या ना। मतलब ये दोनों आए थे कि भाई साहब हम दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन कंडक्टर के बीच में आगे फंस गए गाड़ी, तो कंडक्टर के ही सारे चार्जेस ने इन दोनों के फोर्स को खत्म कर दिया। मतलब जो है बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, ध्यान देना कि फोर्स इन मीडियम जो है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन के, फोर्स अपॉन के, हाँ या ना, फोर्स अपॉन फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। मैंने बोला ये अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अगर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इन मीडियम जो है वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि मीडियम ने अपने चार्जेस को इनफाइनाइट छूट दे दी, इनफाइनाइट परमिशन दे दी कि जाओ और इनके बीच के फोर्स को खत्म कर दो, इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को खत्म कर दो, और इनफाइनाइट परमिशन दे दी। इनफाइनाइट रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो लगभग अब जीरो हो चुका है। ये हुआ कंडक्टर के इसका मतलब। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें भरपूर मात्रा में और दौड़ रहे हैं इधर से उधर, तो पूरे के पूरे चार्जेस को वो डिसरप्ट कर देते हैं। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ, हाँ या ना, क्लियर है बात जनाब, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक और बात समझ लेते हैं, दो बातें हैं, उसके बाद चैप्टर नहीं, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, चैप्टर इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा भाई। देखिए, जैसे हमने बोला था आप सभी से कि फोर्स जो है मीडियम में वो बेसिकली F अपॉन के है, हाँ या ना। मैंने बोला दोनों में से अगर हम 1 घटा दें तो क्या कुछ घट रहा है, 1 माइनस 1 माइनस, हाँ या ना, 1 माइनस या -1, -1 कर देते हैं भाई साहब। दोनों में से 1 अगर हम घटा दें, ठीक है, दोनों में से अगर हम 1 घटा दें तो क्या होगा, 1 माइनस, हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए प्लीज, ओके। ऐसे नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मैम कि फोर्स इन जो मीडियम है वो किसके बराबर है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ये, हाँ या ना। अब इसको मुझे एक डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए, उसीलिए मैं अपने हिसाब से इसको करूंगा। अब आप ये नहीं सवाल कर सकते आपने ऐसा ही नहीं हो गया कि मुझे एक डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए, तो मैंने कहा अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत क्यों है, आप ही का बोर्ड है, आप ही का पेन है, हाँ या ना। दोनों में से 1 घटा दूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या, मतलब नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों में से 1 घटा दो, बात तो बराबर है, आया ना। क्यों बात बराबर है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, देख लो बात बराबर है, दोनों में से 1 हमने जोड़ दिया एक तरीके से। तो मैंने बोला ये हो जाएगा F0 माइनस F मीडियम डिवाइडेड बाई F0, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू K माइनस 1 डिवाइड बाई K माइनस 1 डिवाइड बाई K, हाँ या ना। अब मैंने बोला ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो वैक्यूम में जो फोर्स था उसमें से मीडियम की फोर्स को घटा दी और डिवाइड बाई वैक्यूम का फोर्स यानी डेल F बाई F0, हाँ या ना। चेंज इन फोर्स बाई एक्चुअल फोर्स, ये बेसिकली K माइनस 1 डिवाइड बाई K है। अगर आपने 11th का पहला चैप्टर पढ़ा है तो आप ये समझ चुके होंगे, अब तक तो कम से कम समझ चुके होंगे कि ये बेसिकली फ्रैक्शनल
चेंज इन फोर्स है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स बेसिकली K-1/K आता है, और परसेंटेज चेंज की बात करने वाले हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये है जी। ठीक है, ये है जी। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं फोर्स के वेक्टर फॉर्म के बारे में, कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और उसी के ऊपर बहुत सारे सवाल बनेंगे जी। अभी तक हम बेसिक चीजें कर रहे थे, लेकिन आज के लेक्चर से हमने अब जेईई में जिस प्रकार के सवाल आएंगे वो वाली बुनियाद शुरू कर दी है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं फिजिक्स के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को आपके समक्ष लाकर खड़ा करूं और आपको क्लियर करवा दूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।